नमस्कार। आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज आपकी अपनी हिंदी टीचर एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई है जो आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य और लौकिक साहित्य आता है। आज हम उसे बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे जैसे हमने इससे पहले वाली 4 वीडियो में समझा है। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमारी क्लास 1, 2, 3, 4 करके जो है वो नहीं देखी हैं, वो हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पे ही जिसका नाम अमरीन पाठशाला है उसमें जाके देख सकते हैं। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, केवीएस, एनपीएस, एनवीएस, आरपीएस, सीईएमआरएस, यूपीएसआई और पुलिस कांस्टेबल वगैरह के लिए बीएमए जो भी हिंदी का पाठ्यक्रम जिन भी कोर्स में है उन सब के लिए, या परीक्षा में है, परीक्षा की दृष्टि से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए हम ये क्लास इसलिए लाए हैं, आपकी सेवा के लिए लाए हैं कि आप अपने जो टारगेट अचीव्स हैं वो अच्छे से ऊंचाइयों तक पहुंच सके और उनको हासिल कर सके। तो हमारा यही मनोकामना है, आप अच्छे से पढ़ें और समझें। इसलिए चलिए हम क्लास की तरफ चलते हैं। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक हमारी क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो शेयर बाद में करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और कोई भी समस्या है वो हमसे पूछ सकते हैं। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें जो हमारी आगामी कक्षाओं का जो वीडियो है वो आप सभी को अच्छे से मिल जाए। तो देखिए आज हम रासो साहित्य पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रासो साहित्य। क्या पढ़ने वाले? रासो साहित्य। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर काल के अंतर्गत दिया है। तो सबसे पहले जो हम पूछते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य को किसके अंतर्गत रखा है? वीर काल। तो बच्चों याद कर लीजिए, वीर गाथा काल, जिसे वीर काल भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने क्या नाम रखा है? आदिकाल ना देकर वीर गाथा काल बोला है। तो वीर गाथा काल के अंतर्गत रासो साहित्य को रखा है। किसने रखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। अब हम अगले पेज पर आ जाते हैं और इसे अच्छे से पढ़ते हैं प्यारे साथियों। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीति परंपरा के प्राचीनतम कृत बीसल देव रासो है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार, किसके? आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा, जो वीर गीत परंपरा है, वीरों के लिए जो गीत गाए जाते हैं, जो युद्ध में जाते हैं उनके लिए जो गीत गाए जाते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वीर सेनानी जो होते हैं, तो उनका प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? बीसल देव रासो। क्या नाम है? बीसल देव रासो नाम है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। तो प्यारे साथियों ये इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहुत अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और अच्छे से समझते जाएंगे और उन्हें एक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से 1 to 1 आती जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है वो कई तरीकों से बताई है। सबसे पहले हमने जैसे गारसा दा तासी का नाम पढ़ा था, इस्तिद्वार दा लितलेतुर एंदुई हिंदुस्तानी जिनकी पुस्तक थी, तो उन्होंने किस शब्द से बताई है? मूल शब्द राजसूय। क्या शब्द है? राजसूय। क्या इनका क्या शब्द आ जाता है? राजसूय। और हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश को लिया है और नरोत्तम स्वामी ने रासक शब्द को लिया है। कविराज श्यामदास ने रहस्य से लिया है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन रास या रासो माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन रास या रासो माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास माना है। हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक माना है। उपरूपक है ये रासक शब्द को लिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस लिया है। क्या लिया? राउस। और दशरथ शर्मा ने रासक लिया है और माता प्रसाद गुप्त ने रासक शब्द लिया है। क्या लिया है? रासक शब्द लिया है। तो बच्चों याद रखिए, गणपति चंद्र गुप्त ने रासक, रास, रासा
रासु प्लस रासु ये सारे शब्द किसने बताया? गणपति चंद्रगुप्त ने बताए हैं। तो बच्चों ये 1 नंबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि गारसा दत्तासी ने कौन से शब्द में लिया? रासुई ने लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन रास या रासों से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक या उपरूपक के रूप में लिया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस लिया है। माता प्रसाद गुप्त ने रासक को लिया है और गणपति चंद्रगुप्त ने रासक रास रासा रासु या रासो लिया है। तो बच्चों याद कर लीजिए, सिंपल से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। रासु शब्द की उत्पत्ति कौन से मूल शब्द से हुई? तो राजसूय, रसायन, रास या रासो, राउस या रास, रासक, रास, रहस्य, राज, यश, इन शब्दों से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आपको पता चल गया। गारसा दत्तासी का नाम याद कर लीजिए आप अच्छे से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम स्वरूप चतुर्वेदी, माता प्रसाद गुप्त और गणपति चंद्रगुप्त। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। अब हम इसी तरह से अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। अब कवि है, रचना है, समय है, रस कौन सा है? रस अध्याय है, भाषा है, काव्य रूप। तो रस आगे भी मैं भी पढ़ाऊंगी आपको, प्लेलिस्ट में पे मिल जाएंगे आपको आगे चल के। और जो भी वीडियो अभी तक प्लेलिस्ट में आपके ग्रामर करके हिंदी ग्रामर की 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो हिंदी व्याकरण एक सिंपल बच्चों के लिए और एक हमारे कंपटीशन के हिसाब से हमने डाली हुई है। उसमें जितनी भी वीडियो आपको पढ़ी है वो आप देख सकते हैं, उसमें डली हुई हैं। बाकी और जो नहीं डली हैं तो आगे हम उन्हें डालेंगे, तो आप उन्हें देखिए। वो कॉम्पिटिशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो आपके कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमने एक प्लेलिस्ट हिंदी ग्रामर की अलग से बनाई और हिंदी साहित्य की आपकी ये प्लेलिस्ट चल रही है। तो हम देख सकते हैं आगे। हमारे चैनल का नाम आपको पता ही है, अमरीन पाठशाला है। तो प्यारे बच्चों अब देख लीजिए, कवि, रचना, समय, रस, अध्याय, भाषा और काव्य रूप कौन सा है। सबसे पहले आ जाते दलपति विजय। इनकी रचना कौन सी हो गई? हुमायूं रासो। ये 9वीं सदी में आते हैं, 9वीं सदी में आते हैं। इनमें वीर रस मिलता है, वीर युद्धों का वर्णन। हुमायूं रासो, दलपति, वीर की पूजा की जाती है, वीर पुरुष के बारे में वीर रस मिला है। राजस्थानी भाषा है और प्रबंध काव्य है। तो आपसे पूछ सकते हैं 1 नंबर में, इसमें से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नरपति नाला बीसल देव रासो। नरपति नाला का बीसल देव रासो है। 1212 का समय है। श्रृंगार क्या रस है? श्रृंगार रस है बीसल देव रासों में, श्रृंगार रस है। अध्याय कितने? इसमें 4 खंडों में विभक्त है, 4 खंडों में बांटा गया है, 4 खंड है इसमें अध्याय में। और इसमें भाषा नहीं दी है। वीर गीत है, ये कौन सा है? वीर गीत, वीर के लिए गाए जाने वाले गीत के रूप में 4 खंडों में गीतों का वर्णन किया गया। ये ऊपर वाला जो था प्रबंध काव्य था, लेकिन ये वीर गीत है। जागनिक के बारे में आ जाते हैं, जगनिक जो है उनके बारे में आ जाते हैं। परमाल रासो। परमाल रासो एक आला खंड है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो याद करो, परमाल रासो आला खंड है। 1 नंबर में पूछ सकते आला खंड के अंतर्गत कौन सी रचना आती है? तो परमाल रासो आती है। किसके द्वारा रचित है? जागनिक, जो जगनिक है उनके द्वारा रचित है। 1230 ईस्वी की है। ये वीर रस के ऊपर है। किसके? वीर रस और वीर गीत है। ये क्या है? एक वीर गीत है। अब चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान का जो है पृथ्वीराज रासो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला, तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, वीर श्रृंगार दोनों रस मिलेंगे। कितने समय ये पूछ सकते हैं, इसके अध्याय कितने? 69 समय या सर्ग बोल सकते हैं। 69 जो है 69, 1 कम 70, 69 69 भी बोलते हैं जिसे। तो 69 सर्ग है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में? 69 है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है और एक प्रबंध काव्य है। तो बच्चों इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो में रेवा तट का वर्णन किया गया है, हाथियों के झुंड के बारे में बताया गया, किस तरह से लड़ाई हुई है, इन सब का वर्णन बताया गया। पृथ्वीराज रासों के अंतर्गत वीर और श्रृंगार दोनों रसों का है और 69 सर्ग हैं। याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए था। केदार भट्ट जयचंद्र प्रकाश हैं और इसमें 1224 हैं।
आपका ये कौन सा गया, प्रबंध काव्य हो गया। शार्ङ्गधर, ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। इससे पहले हम पढ़ लेते मधुकर भट्ट। मधुकर भट्ट का भी जयचंद्र जस चंद्रिका पूछते हैं कि जयचंद्र जस चंद्रिका किसकी है, मधुकर भट्ट की है। इस तरह से क्वेश्चन 1 नंबर का बन जाता है। ठीक है, ये याद करें। इसका 1243 समय है और प्रबंध काव्य है। नल्हे सिंह विजयपाल रासो है। वीर रस है, 42 छंद है, वीर गीत है। श्रीधर राम रणमल छंद है, 1454, वीर रस, 70 छंद, डिंगल भाषा और वीर गीत। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक तो दलपति विजय कुमार रासो आपके लिए वीर रस है, बीसल देव रासो 4 श्रृंगार रस है, इसके अंतर्गत 4 खंडों में है, और जागनी का पलमार रासो आला खंड के रूप में वीर रस है, वीर गीत है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो इम्पोर्टेंट है बहुत, 69 सर्ग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप मांग सकते हैं इसे। ठीक है, ये कि और फिर मधुकर भट्ट का जयचंद्र जस चंद्रिका प्रबंध काव्य। शार्ङ्गधर का हम्मीर रासो, शार्ङ्गधर का क्या है, हम्मीर रासो। ये भी क्वेश्चन जिसपे टिक लगाएं ये सारे आते हैं 1 नंबर में। नहले सिंह विजयपाल रासो। श्रीधर का रणमल छंद है, श्रीधर का क्या है, रणमल छंद। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए सारे। अगला आ गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है वो पर जान लेते। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियों में क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, आपसे पूछ सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं, कौन सी हैं, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। और इसी तरह से मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा है वो भी जान लेते हैं। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। ये भी पंक्तियों में 1 नंबर में पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है, जो निम्नलिखित है कि पृथ्वीराज रासो को कौन से कवियों ने प्रामाणिक माना है, अप्रामाणिक माना है या आधा प्रामाणिक माना, कि आधा प्रामाणिक तो आधा नहीं है, अर्ध प्रामाणिक जिसे बोलते। इन तीनों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। प्रामाणिकता कौन से कितने कवि आते प्रामाणिकता मानने वाले, अप्रामाणिकता मानने वाले कितने कवि है, और आधा प्रामाणिक मानने वाले, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कितने कवि हैं, तो वो देख लेते हैं। ये है आपके बाद। तो प्रामाणिक मानने वाले किसे, पृथ्वीराज रासो को श्याम सुंदर दास, कौन है, श्याम सुंदर दास पहले नंबर पे। फिर मिश्र बंधु मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपके कर्नल टॉड। तो श्याम सुंदर, मिश्र, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टॉड, ये आपके 4 जो हैं प्रमाणिक मानने वाले कवि हैं। किस कौन से ग्रंथ को, पृथ्वीराज रासो को किस किसने प्रमाणिक माना है, श्याम सुंदर दास ने माना है, मिश्र बंधुओं ने माना है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने माना है, और कर्नल टॉड ने माना है। और अप्रामाणिक माना कि अप्रामाणिक है ही नहीं, प्रमाणिक इससे माना ही नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूछते हैं 1 नंबर में पूछे गए हैं, नेट JRF में भी आया था 2023 के 2023 वाला जो पेपर हुआ उसमें भी आपको देखने को मिला है कि अप्रामाणिक किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किसने माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अप्रामाणिक माना है। देवी प्रसाद ने अप्रामाणिक मारा है। कविराज श्यामल दास ने अप्रामाणिक मारा है। गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, वूलर और मुरारी दान ने अप्रामाणिक माना है। तो बच्चों याद कर लो, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पृथ्वीराज रासो को किसने अप्रामाणिक माना, ऑप्शन दे देंगे तो अप्रामाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, देवी प्रसाद ने माना है, कविराज श्यामल दास ने, गौरी शंकर, हीरानंद ओझा ने, वूलर ने और मुरारी दान ने। और प्रमाणिक मानने वाले श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टॉड हैं। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले मुनिजन विजय, कौन है, मुनिजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद कर ली, रामचंद्र शुक्ल ने तो अप्रामाणिक माना है, लेकिन अर्ध प्रमाणिक आधा प्रमाणिक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ये कंफ्यूज करने के लिए कि अर्ध प्रमाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं।
और अप्रामाणिक रामचंद्र शुक्ल ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना है। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा, डॉक्टर दशरथ ओझा ये अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं। तो 4 आपके ये हो गए प्रमाणिक मानने वाले, और 1 2 3 4 5 6 आपके क्या हो गए अप्रामाणिक मानने वाले, और 1 2 3 4 आपके कौन हो गए अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। तो 4 6 4 10 4 14 कवि इसमें आ गए हैं। तो बच्चे उनके नाम याद कर लीजिए, जिसको भी जितना याद हो पाए। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत जल्दी से याद कर लीजिए, आप प्रमाणिक मानते हो। डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक, इतना अभी याद कर लीजिए, बाकी बाद में याद करते रहेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो याद ही कर लीजिए, आप प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को, और अर्ध प्रमाणिक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अगला आ गया है पृथ्वीराज रासो में 68 जिसे बोलते छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने 68 छंदों का प्रयोग किया गया। मुख्य छंद कौन कौन से वो जान लेते हैं। कवित्त, छप्पे, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या, ये सारे छंद हैं, मुख्य छंद है। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किसको छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। चंद्रबरदाई जो कवि हैं उन्हें छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता था कि उन्हें विशेष ज्ञान है छप्पे छंद के बारे में। किसे माना जा रहा है चंद्रबरदाई को। अगला देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शकी संवाद के रूप में रचित माना है। शुक शुकी मतलब है तोता तोती संवाद के रूप में माना है कि तोता तोती के जो तोता है मादा तोता नर तोता उन दोनों के बीच में जो संवाद वार्ता है उसके रूप में दिखाई जा रही है। तो पूछ सकते हैं शुक शुकी को किसके अंतर्गत रखा जाता है, मतलब है किसको, तो तोता तोती जो है उनकी वार्तालाप। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं शुक शुकी क्या है, तोता तोती हैं, नर तोता और मादा तोता के संवाद के रूप में इस घटना को माना है, दिखाया गया है। किसने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को। अगला है, डॉक्टर वूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया है। डॉक्टर वूलर ने, याद कर लीजिए, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया 1875 में। ठीक है। अगला है, पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जुल्हन ने पूर्ण किया। अब प्रश्न पूछ सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने तो पूरा नहीं कर पाए थे, तो किसने पूरा किया था, तो पुत्र जुल्हन ने, उनका पुत्र जो था जुल्हन, उसने पूर्ण किया है। पृथ्वीराज रासो को पूरा लिखा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो जो है यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। बच्चों, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे गए प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है ये लाइन। किसने, बच्चन सिंह की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, याद कर लो, जो अभी से माइंड में छाप लीजिए। एकदम छपेगी मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आपकी छप जाएगी। कैसे मैं बोल रही हूँ और आपके दिल में मन में छप चुकी होगी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये किसने बोला, बच्चन सिंह ने। ठीक है। अगली लाइन है, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नालाकृत बीसलदेव रासो में मिलता है। प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्या है कि सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किसमें मिलता है, बीसलदेव रासो में मिलता है। किसके द्वारा रचित है, नरपति नालाकृत है, नरपति ने नाला ने लिखा है बीसलदेव रासो को। तो याद कर लीजिए, ये इसमें 12 मासा का वर्णन है। ये प्रश्न आया हुआ है बच्चों, इसलिए मैं आप लोगों को जोर दे रही हूँ जिस तरह से आपके माइंड में छपते चले जाएं सारे। 12 मासा का वर्णन नरपति नालाकृत बीसलदेव रासो में मिलता है। कैमास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है। तो कैमास वध भी पूछ सकते हैं कि कैमास वध कौन से रासो का महत्वपूर्ण समय सर्ग है, तो पृथ्वीराज रासो का है। कितने हैं, 69 सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं, याद कर लीजिए। अब पीछे मैंने अभी बताया है 69 सर्ग हैं। कितने हैं, 69। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को स्वीकार किया है। वीर काव्य प्रथम ग्रंथ किसे बताया, बीसलदेव रासो को। किसने बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। परमार रासो में आल्हा
ऊदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। तो पूछ सकते हैं प्रश्न, परमार रासों में किसका वर्णन है? आल्हा और ऊदल, नाम याद कर लीजिए, आल्हा और ऊदल दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। सरदार आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सरदारों का वर्णन है तो सरदार, दो सरदार हैं, आल्हा और ऊदल। किसमें वर्णन है? परमाल रासों में उनकी वीरता के बारे में बताया, किस तरह से सरदारों की वीरता है वो सारा इसमें मिलता है, देखने को सारा वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है, आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1856 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश जो होते हैं, जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। किसने करवाया था? फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, कानपुर के पास में, कन्नौज के पास में। तो चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवा दिया था। आलाखंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है। आलाखंड कहाँ है? बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में गाया जाता है। आला वर्षा ऋतु में गाया जाता है। प्रश्न पूछ सकते हैं। और फर्रुखाबाद के जिलाधीश ने 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। अब आ जाते हैं लौकिक साहित्य के ऊपर कि लौकिक साहित्य क्या है हमारा। तो बच्चों, अभी तक हमने राष्ट्र साहित्य पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट राष्ट्र साहित्य के मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट थे वो रखे। अब मैं लौकिक साहित्य के बारे में बता रही हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, ढूला मारूरा दूहा, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। 11वीं शताब्दी की रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है ढूला मारूरा दूहा। दूहा से आप दूल्हा करके याद कर रहे, ढोला हमारा ढोल बज रहा है, मारू है, और दूहा मारूरा दूहा 11वीं शती का रचित एक प्रेम काव्य है। तो ढूला मारूरा दूहा मूलतः दोहा छंद में रचित था। किसमें? दोहा छंद जो होते उसमें रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार है। कौन है? ढोला नाम का एक राजकुमार है, और मारवाड़ी नामक राजकुमारी का प्रेम कथा का वर्णन है। इसका नाम इसलिए ढोला मारूरा दूहा रख दिया है। मारू मतलब मारवाड़ी की राजकुमारी है, ढोला एक क्या है? राजकुमार है, ढोला नामक राजकुमार है, और मारूरा मतलब है मारूरा मारवाड़ी की स्त्री, मारवाड़ी की लड़की, और दूहा मतलब दोहे में इसकी कथा का वर्णन है, इसलिए इसका नाम ढोला मारूरा दूहा रख दिया है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। कौन है? कल्लोल। तो ढूला मारूरा दोहा प्रेम काव्य है, और इसके कवि कल्लोल है। इसमें ढोला नाम का राजकुमार है और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। आगे देख लेते। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, एक पढ़ के सुना देती है। सोरतियो दूहा भलो, भली मरवाड़ी बात, चौवन छाई धड़, भली तारा छाई रात। ये इसकी पंक्तियां हैं। वसंत विलास 13वीं शताब्दी की रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया। तो वसंत विलास से वसंत ऋतु में गाया जाने वाला एक श्रृंगारिक काव्य है। जब वसंत ऋतु आता है तो स्त्रियां खुश हो जाती हैं, तैयार होती हैं वसंत ऋतु में, और हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, झूले डालती हैं, चारों तरफ खुशहाली छाई हुई होती है। इसलिए से श्रृंगारिक काव्य कहा जाता है, क्योंकि स्त्रियों के ऊपर वर्णन है और वो श्रृंगार करती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें दोहों में 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य, इसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण दिखाया गया। किस तरह से वसंत ऋतु आते ही स्त्रियों पर क्या स्थिति होती उसका वर्णन दिखाया, किसमें? वसंत विलास में, और ये 13वीं शताब्दी की रचना है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्ष दराय ने किया था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां है। इड़ी पर कोयल कूजई पुजई युवती मरोड़, विधुर वियोगनी धूजई कुजई मर किशोर।
तो ये इसकी पंक्तियां हैं। बता बसंत ऋतु आते ही कोयल जो है गाने लगती हैं, चारों तरफ से खुशहाली खुशहाली नजर आती है। इस तरह का इसमें वर्णन दिखाया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लेके आई हूँ, वो देख लीजिए। अब्रज भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अब्रज भाषा में 3 प्रकार के बंध है। कौन से 3 प्रकार के बंध है याद कर लीजिए। पहला बंध दोहा बंध, पधड़िया बंद और गे पदबंद। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दोहा, पधड़िया और गे बंद 3 प्रकार के बंध है अभ्रंश में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दुहा अभ्रंश का अपना छंद है। दोहा या दुहा क्या है? अभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। तो गाथा किसका है? प्राकृत का छंद है। और दोहा और दुआ किसका हो गया? आपको पता चल गया बच्चों, अभ्रंश का है और गाथा प्राकृत का छंद है। अभ्रंश का चरित काव्य पधड़िया बंध में लिखा है। तो अभ्रंश का जो चरित काव्य कौन सी पद्धति में? पधड़िया बंध में लिखा गया है। चरित काव्यों में पधड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बहुत सी सरापा की रचनाओं में मिलता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट आई बना रही हूँ इसलिए। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किस में मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्ध सरहप्पा में मिलता है। किस में मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्ध सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि और उनके समय और उनके प्रणेता कौन कौन है, उनके प्रस्तुतकर्ता कौन कौन, उसके बारे में जान लेते। हमने जैसे पिछली बताया क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा 3-4 चीज़ों के बारे में बताया गया है, जिसके प्रस्तुता हैं, प्रस्तुतकर्ता हैं, प्रथम कवि हैं और समय। शिव सिंह सेंगर ने पुण्य जो पुष्य कवि हैं, पुष्य या पुण्य करके आएगा, पुष्य या पुण्य कवि को प्रथम माना। इसका समय 7वीं शताब्दी है। राहुल संकृत्यायन ने तो राहुल सासे संकृत्यायन सासे सरहप्पा याद कर लीजिए। सासे संकृत्यायन सासे सरहप्पा को 769 माना 8वीं शताब्दी का माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को विक्रम की 8वीं शताब्दी के समय का माना। तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र, सूर्य चंद्र में आ रहा है ना द्र, और शालिभद्र द्रा, तो द्रा से याद कर सकते हैं। भद्र चंद्र भद्र, तो ये गणपति चंद्र ने शालिभद्र। ट्रिक बता रही हूँ बच्चे, जिससे आपको याद हो जाए। कभी कभी एकदम क्वेश्चन को याद नहीं रहता और ट्रिक के साथ आप वहाँ पर माइंड लगाते हैं, तो वो उसमें भी आपको क्वेश्चन कुछ याद रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेबल। चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त, भद्र, शालिभद्र, सूर्य, तो भद्र होगा द्र और चंद्र। इसी तरह राम कुमार वर्मा स्वयंभू, तो राम कुमार वर्मा, वा का वर्मा, स्वयंभू में वा भी आ रहा है, तो वा से वर्मा स्वयंभू। राहुल संकृत्यायन सासे संकृत्यायन सासे सरहपाद। शिव सिंह सेंगर का पुष्य या पुंड याद कर लीजिए। शिव सिंह सेंगर का पुष्य या पुंड, ये आपको पता चल गया। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते, कि बांग्ला भाषा में भी इन्होंने लिखा है। कवि भूपाल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 10वीं शताब्दी में भगवत गीता का अनुवाद किसने किया है? जो हिंदी के प्रथम कवि हैं, कवि भूपाल। ठीक है, कवि भूपाल ने भगवत गीता का अनुवाद किया है, इतना याद कर लीजिए, कवि भूपाल ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को। इनकी कृति कौन सी है? संदेश रासक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अंतर्निर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। अंतर्निर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग भी कहा है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल साकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। कौन कौन मानते हैं अभ्रंश को पुरानी हिंदी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरे नंबर पे राहुल साकृत्यायन एवं तीसरे नंबर पे रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम विलास शर्मा
रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते। अपभ्रंश ये बोलते पृथक मतलब अलग है, अपभ्रंश जो है हिंदी से अलग मानते। लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल, ये 3 लोग अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी मान रहे हैं कि अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास, ये 2 लोग अपभ्रंश को इससे अलग मान रहे हैं कि अपभ्रंश जो पुरानी हिंदी नहीं है, ये इससे अलग है। अपभ्रंश अलग भाषा है और पुरानी हिंदी अलग भाषा है। याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको पूछ सकते हैं नाम दे के। ये जिसमें मैं बता रही हूँ ये आपका इम्पोर्टेंट है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अभट कहा है। तो हिंदी के आरंभिक रूप को क्या बोला गया? अभट। किसने बोला है? भोला शंकर व्यास ने। अमीर खुसरो, इम्पोर्टेंट पॉइंट, अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। तो पूछ सकते हैं कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो हम आगे अमीर खुसरो के बारे में भी पढ़ेंगे। जो आदिकाल के कवि रहे हैं उसमें हम अमीर खुसरो को भी पढ़ेंगे, विद्यापति को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आगे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का, कि अवध की भाषा जो है अवधी भाषा, उसका प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो है। इन्होंने गद्य साहित्य में भी गद्य साहित्य, और अमीर खुसरो को ही गद्य साहित्य का प्रथम कवि भी बोला जाता है। गद्य साहित्य का आदिकाल में गद्य साहित्य लिखने वाले सबसे प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम आगे चीज़ें अमीर खुसरो के बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आज हमने लौकिक साहित्य, राष्ट्र साहित्य पढ़ा है। आप लोगों को आशा है ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को शेयर करेंगे अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल जो तैयारी कर रहा है, जिससे वो हमारी इस वीडियो का अच्छे से लाभ उठा पाएँ। लाभ उठाएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे और साथ साथ आप भी बढ़ेंगे और आपके साथी भी बढ़ेंगे, ऊंचाइयों पर पहुँचे। हमारी यही मनोकामना है कि आप जल्द से जल्द अपने जो टारगेट हैं, आपकी जो गोल्स हैं, आप उनको छू सके। कि जैसे जिस तरह से एक चींटी धीरे धीरे चलती हुई आकाश को छू जाती है, अपने गोल्स को प्राप्त कर लेती, उसी तरह आपको भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है और अपने गोल्स को छूना है। आप लोगों की हमारी यही मनोकामना है, आप जल्द से जल्द तरक्की पाए। तो धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। आप लोगों का दिन मंगलमय रहे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।